तो बताइए, कोई डाउट, एनीथिंग? ऑल गुड? सो मैंने जो कोर्स है इसको पहले प्रोवाइड कर दिया था पीपीटी को, तो सो दैट यू गाइस कैन रीड समथिंग इन कम। और इसको ऐसे रखेंगे जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, तो अभी मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने कोशिश करी है नोट्स में प्रोवाइड करने की। तो बेसिक जो कि क्या हुआ, क्या हो रहा था, जो कहानी है, दैट्स इन नोट्स। फिर हम जो एनालिसिस करेंगे कि ऐसा व्हाई ब्रिटेन फेल्ड, व्हाट डिड हैपन, क्या सिचुएशंस हो रही थी, ऑल दिस एनालिटिकल पार्ट वो हम डिस्कस करेंगे, वो लिखे। ठीक है? तो सब कॉफी पी के आए हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। ठीक है? नींद वींद आए तो पानी वानी है, सीटे वीटे मारते रहेंगे बीच बीच में। मी ऑल्सो एंड यू गाइस ऑल्सो वांट टू टेक सम टाइम और वील स्टार्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन। गुड। ही इज रेडी। हम तैयार है सर। ठीक, स्टार्ट करें? ठीक है। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? क्रांति। वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। मतलब हाँ जी। और एक और उसको और अच्छी तरीके से कह सकते हैं, हाँ, अपराइजिंग। ओके ओके। और इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, अ सडन चेंज। रेवोल्यूशन इज लाइक अ सडन चेंज इन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। एक सडन चेंज जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। रेवोल्यूशन क्रांति है ना, तो इट्स लाइक अ सडन चेंज। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो इट्स अ प्रोसेस। क्रांति तो सडन होगी ना, तो इट्स लाइक अ सडन चेंज इन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। अमेरिकन रिवोल्यूशन। सो व्हाट वाज अमेरिकन रिवोल्यूशन? क्या था अमेरिकन रिवोल्यूशन? ओके, मैं अमेरिकन रिवोल्यूशन था क्या, मतलब बेसिकली व्हाट वाज इट? हाँ हाँ हाँ, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इट वाज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन वाज द फर्स्ट रिवोल्यूशन आफ्टर एनलाइटनमेंट। और हमने क्रोनोलॉजी भी पढ़ी थी, क्या थी क्रोनोलॉजी? रेनेसांस, एनलाइटनमेंट एंड रेवोल्यूशन। सो दिस वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन। ठीक है? अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो अमेरिका डिस्कवर्ड इन 1452 92। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन 1492। Who discovered America? Christopher Columbus. There is also another name associated with discovery of America. America is named after, not America, Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci. तो एक डिबेट रहती है हमेशा, इज इट कोलंबस और अमेरिगो? इट इज अमेरिगो, AMERIGO, अमेरिगो वेस, VESPUCC, वेस्पुकी। तो कोलंबस is credited with discovering America in 1492 and Amerigo Vespucci is credited, or he claimed that he visited America in 1491, but he was the first explorer हम कह सकते हैं who said कि it was America, it was a new land. Columbus was thinking कि he had found India, that's why people there were known as Red Indians, जो aboriginals थे वहां के, जो वहां के रहने वाले लोग थे, उनको हम
रेड इंडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट मैन एक्सप्लोरर हु सेड कि इट इज अ न्यू लैंड, इट्स नॉट इंडिया, इट्स अ न्यू लैंड। तभी अगर हम बुक्स में पढ़ेंगे तो यूरोप को हम कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड और अमेरिका को हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, तो इट वाज हिम। तो इसीलिए आफ्टर हिज नेम इट वाज सेड अमेरिका वाज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुक्की। तो ये डिबेट रहती है कि इसने फिर ही सम से कि ही वाज द ओरिजिनल वन, some say कि कोलंबस was the original one and he just formulated some backdate letters, कि पिछली डेट में लेटर इश्यू कर करके उसने अमेरिका की बात करी और वो पब्लिश कर दिए, बट he was the first one to claim it। तो he got it, कोलंबस didn't get any। कोलंबस को क्रेडिट मिला है हिस्ट्री में बट नाम नहीं मिला है, just not कोलंबिका, otherwise we would have been something different। ठीक, ठीक है। तो देख लिया थोड़ा सा हिस्ट्री कैसे डिस्कवर हुआ 1492 में। तो सबसे जो लोग वहां से पहले आने लगे, सबसे पहले तो वो नए लैंड ढूंढ रहे थे, इसलिए वो लोग वहां से यूरोप से बाहर निकले, ठीक है। और फिर व्हेन दे डिस्कवर्ड अमेरिका तो दे स्टार्टेड सेटलिंग देयर। कौन सबसे पहले? ब्रिटिशर्स एंड ऑल, दे स्टार्टेड सेटलिंग देयर। और धीरे धीरे एवरी यूरोपियन स्टेट और एवरी यूरोपियन कंट्री वाज हैविंग अ बेस इन अमेरिका। धीरे धीरे काफी हर नेशनलिटी के और अलग अलग रिलीजन के लोग वहां पे रहने लगे। बट स्टार्टिंग में it was British King James I who gave permission to a group of wealthy men to establish colony and trade within specified region of America। तो जेम्स वन was king of England जिन्होंने कुछ लोगों को परमिशन दी टू सेटल अ कॉलोनी एंड ट्रेड एक लिमिटेड रीजन में। अमेरिका हम देखते हैं आज के टाइम में वेरी बिग, इट हैज 50 कॉलोनीज राइट नाउ, ठीक है। 50 स्टेट्स है, मतलब कॉलोनी बोल दो स्टेट्स बोल दो। उस टाइम पे इट वाज ओनली ऑन इट्स ईस्ट साइड, ठीक है। ये थी वो 13 कॉलोनीज उस टाइम पे, ठीक है। दे वर ओनली दीज 13 कॉलोनीज व्हेन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे वेस्ट में एक्सपेंड होते चले गए एंड दे टुक एंटायर अमेरिका, ठीक। सबसे पहले सिर्फ वो ये देख रहे हैं ना, इट वाज ओनली ऑन द वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, ठीक। सो जेम्स वन ने परमिशन दी कुछ लोगों को तो ट्रेड करने के लिए और वहां पे कॉलोनी बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो कॉलोनी बनाई थी, जो सेटलमेंट था, वो बना था वर्जीनिया में। इट वाज जेम्स टाउन कॉलोनी इन 1607। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। दिस ग्रुप सेटल्ड फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी कॉल्ड जेम्स टाउन कॉलोनी इन 1607 एट वर्जीनिया, ठीक। 1607 में पहला सेटलमेंट वहां पे आया एंड बाय 1765 बाय 150 ईयर, एक सेंचुरी बाद, देयर वर 13 कॉलोनीज विद इन अमेरिका, ठीक। सो बाय 1765 टोटल ऑफ 13 कॉलोनीज वर एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका, ठीक है। समझते चलेंगे धीरे धीरे कहानी की तरीके से। तो क्या हुआ? सबसे पहले जेम्स वन अमेरिका डिस्कवर हुआ, न्यू लैंड डिस्कवर हुआ, फिर वहां पे सेटलमेंट हुआ। और सबसे पहले जो ऑथराइजेशन, व्हाई, अब सोचो ना कि व्हाई ब्रिटिश कंट्रोल्ड इट, नॉट व्हाई नॉट फ्रांस, व्हाई नॉट जर्मनी? क्योंकि सबसे पहले जीत कॉलोनाइजेशन में ब्रिटिशर्स ने हासिल की। इट वाज नियरली 1/3 और 2/3 ऑफ वर्ल्ड वाज अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। एक नहीं बोलते कि ब्रिटिश एम्पायर वो एम्पायर है ऑन विच सन नेवर सेट, जिसपे सूरज कभी नहीं डूबता। और वो लिटरली भी सच था। अगर अमेरिका में डे है तो अमेरिका में डे है, इंडिया में नाइट है, और इंडिया में नाइट है तो अमेरिका में डे है। तो अमेरिका भी उनका एम्पायर है और इंडिया भी उनका एम्पायर है ना। तो वो एक ऐसा एम्पायर था जिसपे कभी सूरज नहीं डूबता था। तो इट वाज सेट, सो दे क्लेम्ड इट। तो दे, जब जेम्स फर्स्ट ने पहली बार परमिशन दी कुछ ट्रेडर्स को, तो ही क्लेम्ड इट। और जब वो क्लेम हो गया देन ही कंट्रोल ओवर एंटायर, जो भी अमेरिका में फिर जितने भी सेटलमेंट हुए, दे वर हैविंग एन अलिजियंस, एक अलिजियंस बन गया उन लोगों के बीच में और ब्रिटेन के बीच में, ठीक। अब
हमारा जो क्वेश्चन है कि लोग बाग अमेरिका में सेटल होने क्यों स्टार्ट हुए, व्हाई दे वर सेटलिंग इन अमेरिका। लाइक यूरोप भी तो एडवांस नेशन उस टाइम पे, रेस्ट ऑफ से वहां पे रेनेसांस भी आ गया था, एनलाइटनमेंट भी आ गया था। अब धीरे धीरे दे मस्ट बी हैविंग दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट कहीं ना कहीं यूरोप थोड़ा एशियन था, क्योंकि इट वाज हैविंग एन हिस्ट्री, ऑर्थोडॉक्स भी था वो, है ना। तो देयर वर सर्टेन डिफिकल्टीज। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं पुराने ख्यालात के, दोज हु बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशन। कुछ होते हैं बिल्कुल क्रांतिवादी, रिवॉल्यूशनरी, दोज हु बिलीव इन न्यू ट्रेडिशन, कंप्लीटली न्यू ट्रेडिशन। जैसे देयर वाज दिस सेक्शन 377, तो सम पीपल वाज अगेंस्ट इट कि व्हाट इज दिस हैपनिंग इन सोसाइटी, है ना, इज दिस द थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट, अब हम ये बातें करेंगे। एंड देयर वर सर्टेन सेक्शन जो इसको वेलकम किया था कि नाउ एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट and everyone is a human, you can't dictate to anyone what is right and wrong, they can decide for themselves। हमेशा एक गैप हमेशा रहता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या रीजंस थे कि वाई जो सेटलमेंट थे वो बढ़ते गए, है ना। पहले देवर जस्ट वन कॉलोनी, उस एक कॉलोनी से, एक छोटे से सेटलमेंट से वो धीरे धीरे दे टुक द एंटायर कॉन्टिनेंट। ठीक, तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था, तो क्या हुआ, ब्रिटेन में सबसे पहले चेंज ऑफ डायनेस्टी हुआ। तो दे कम चार्ल्स फर्स्ट, तो इससे पहले जेम्स फर्स्ट थे, 1625 में चार्ल्स फर्स्ट आए। और जब ये आए, जब भी चेंज ऑफ डायनेस्टी होती है तो जो पुरानी डायनेस्टी के लोग होते हैं क्या करते थे, जो नई डायनेस्टी आएगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया में, तो क्या करती है, जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनके जो पुराने केसेस है वो निकालती है ना, सीबीआई छोड़ती है, ईडी छोड़ती है, सो दैट डिग डर्ट ऑन देम, है ना, टू पनिश देम, जो उनके खिलाफ थे उन लोगों को पनिशमेंट करना। सेम ये हमेशा से होता आया है, अब गवर्नमेंट करती हैं, पहले राजा लोग करते थे। तो जब डायनेस्टी चेंज हुई, चार्ल्स वन आए, तो क्या हुआ था, जो लोग पुरानी डायनेस्टी के सपोर्टर्स थे, दे फियर्ड देयर लाइफ, है ना, वो फियर भी था। तो टू एस्केप, तो सपोर्टर ऑफ अर्लियर रिजीम फ्लेड टू अमेरिका टू अवॉइड परसिक्यूशन। और सेम सिचुएशन हुई थी जर्मनी में भी। तो रिजीम चेंज हुई, किंग चेंज हुआ, डायनेस्टी चेंज हुई, तो जो लोग पुरानी डायनेस्टी को फॉलो करते थे, जो पुरानी डायनेस्टी के सपोर्टर थे, दे फ्लेड टू अमेरिका टू सेव देमसेल्फ। तो ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल रीजन। ठीक, सेकंड इज रिलीजियस रीजन। अब रिलीजियस रीजन में हम बात भी कर रहे थे कि यूरोप जो है वो ऑर्थोडॉक्स है। आप कितना ही प्रोटेस्टेंट की बातें कर लो, आप कितना ही आप एनलाइटनमेंट की बातें कर लो, बट बहुत सेक्शन वो रहेगा जो ऑर्थोडॉक्स रहेगा, जो अपनी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ेगा। अब फिर वो स्ट्रगल रहेगा। अब या तो आप क्या कर सकते हो, आप लड़ते रहो। लाइक आपने कहीं कमरा लिया, आप युवा किसी, आपने रेंट पे कोई कमरा लिया, आपका पड़ोसी खराब है, ठीक है, आपकी या तो आप झगड़ते रहो उससे, डेली आपकी तू मैं हो रही है, वो आपके घर में कूड़ा फेंक रहा है, आप उसके घर में कूड़ा फेंक रहे हो, या तो आप वहां से चेंज कर दो कि बहुत हो गया, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। ये दो चॉइसेस है आपके पास, या तो कन्फ्रंट करोगे या फिर कहीं और जाओगे। तो यहां भी यही हुआ, टू गेट रिलीजियस फ्रीडम बाय एस्केपिंग फ्रॉम द क्लचेस ऑफ चर्च एंड रिलीजियस परसिक्यूशन। तो लोग बाग तो परेशान हो गए थे कि दिस स्टिल हमेशा वार ही चलता रहता है प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के बीच में। देवर दिस एक और था, एंजेलिकन एंड प्यूरिटन। एंजेलिकन वो थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में मानते थे, इंग्लैंड चर्च में। प्यूरिटन वो थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ थे। तो ये टसल चलता रहा। तो जो लोग थे जो इससे फेड अप हो चुके थे, दे वांटेड सम फ्रीडम, दे वांटेड टू सम गुड इन लाइफ, जो ट्रेड करना चाहते थे, जो बिजनेस करना चाहते थे, कहते नहीं अमेरिकन ड्रीम। हैव यू हर्ड दिस वर्ड अमेरिकन ड्रीम? मूवीज नहीं देखते? हाँ, नहीं सुना? मूवीज देखना बहुत जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो रिलीजियस फैक्टर ये हो गया कि टू अवॉइड परसिक्यूशन बिटवीन, क्योंकि वहां पे चल ही रहा था, हमने देखा था लास्ट क्लास पे भी। इकोनॉमिक फैक्टर, ट्रेडर्स। अब जहां धर्म की बातें चलती रहेंगी और लड़ाई चलती रहेगी, क्या वहां बिजनेस हो सकता है? अगर आपको बिजनेस करना है, अगर इंडिया, अब इंडिया की सिचुएशन को देखते हैं, अगर इंडिया को प्रॉस्पर होना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो अगर हम चाइना से लड़ने लगे आज के टाइम पे, डू यू थिंक विल बी एबल टू अचीव दैट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? अगर आज हमारा चाइना से वार स्टार्ट हो जाता है, डू यू थिंक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम वो पार भी कर पाएंगे, और या हम पीछे चले जाएंगे और विल फॉल बैक, है ना। ऑब्वियस दैट्स व्हाई इंडिया, हम बातें तो करते हैं नहीं कर देना चाहिए, मार दो, चढ़ जाओ पहाड़ी पे, ऑल दिस थिंग एंड ऑल, बट
एक लॉजिकल थिंग भी है कि सफर कौन होगा एट लास्ट? चाइना राइज क्यों हुआ? क्योंकि उसको ये 40-50 इयर्स का पीसफुल टाइम मिला। वो चुपचाप बैठा रहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, किसी से बात नहीं करता था, अपना काम करता रहता था फालतू में। मतलब जस्ट लाइक एक कोने में बैठा है बच्चा, स्टूडेंट हु इज जस्ट कीप ऑन रीडिंग, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, एंड ही कीप ऑन वर्किंग हार्ड, वर्किंग, एंड नाउ जब वो उसका स्टेटस इतना बड़ा हो चुका है, नाउ ही इज स्पीकिंग। अब उसने क्या किया? जो गली का सबसे बड़ा गुंडा है उससे लड़ता है वो, यूएसए। सो इट्स लाइक दिस। तो इकोनॉमिक रीजन, ट्रेडर्स माइग्रेटेड फॉर प्रॉफिट क्योंकि दे वांटेड टू बिजनेस। देन सोशल रीजंस, वही अभी जो हम बात कर रहे थे, न्यू वर्ल्ड, जो नया वर्ड था, दे ऑफर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट डिड नॉट एग्जिस्टेड इन यूरोप। तो वो जो नया वर्ड था, अमेरिकन ड्रीम था, तो वो एक उम्मीद दे रहा था लोगों को कि यहाँ पे आप अपने सपने बना सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी धर्म के हों, आप कोई भी नेशनैलिटी के हों, आप यहाँ पे प्रॉफिट कीजिए, आप ट्रेड कीजिए, देयर इज नो बाउंडेशन। तभी तो अभी भी मतलब कहते हैं कि इट कभी कभी के एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी, एपिटोम मतलब समझते हो ना, द हाईएस्ट स्टेटस, एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी यूएसए। बट इसमें हम आर्ग्यू कर सकते हैं है या नहीं, बट वो बेचते ऐसे ही हैं यूएसए को, दस यूएसए सेल ऐसे ही हुआ है, ठीक। और फिर उसके बाद होस्टाइल एटमोस्फेयर, वही कॉन्स्टेंट वारफेयर। अभी हम देख रहे थे 30 इयर्स वार चला था, एनलाइटमेंट में पढ़ा था, 30 इयर्स वार चल रहा था वहां पे, वो भी किस बात को लेके? रिलीजन को लेके। तो कॉन्स्टेंट वारफेयर रहा वहां पे, बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस। तो उससे भी हैम्पर रहे, लोग बाग की जो सिक्योरिटी थी वो नहीं रही, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए दे मूव टू अमेरिका, ठीक। तो दीज वर अवर 4-5 रीजंस: पॉलिटिकल रीजन, रिलीजियस रीजन, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजन एंड हॉस्टाइल एटमोस्फेयर। अब सी this thing compiling, it takes a lot of effort. Dictating is easy, this is difficult, but this is for you कि आपका टाइम बचे। See, अब when you'll write answers, अगर आप आंसर ऐसे सिर्फ रफली पैराग्राफ में लिखोगे you won't get good marks, but अगर आप ऐसे अरेंज करके लिखोगे, क्योंकि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं we have to divide in aspect, है ना, हर क्वेश्चन को डिवाइड करना है, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट क्या है, सोशल एक्सपेक्ट क्या है, तभी तो एक हम अच्छी पिक्चर एक्सप्लेन कर पाएंगे। दिस विल हेल्प यू इन दैट पार्ट। तो देख लिए कि व्हाई देयर वाज इंक्रीजिंग सेटलमेंट इन अमेरिका, के उसके ये रीजंस थे। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट? सीट बोथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, इफ देयर इज एनी डाउट, इंक्रीजिंग सेटलमेंट, नो डाउट? ये सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, डाउट तो क्या ही होगा, आ रहा है? तो अब हम समझ गए कि भाई सिचुएशन क्या थी, अमेरिका में सेटलमेंट क्यों बढ़ रहा था, अमेरिका क्या था ये भी हम समझ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अमेरिका की कंडीशन क्या थी, क्योंकि अभी लड़ाई छिड़ने वाली है, वार होने वाला है। अब कंडीशन क्या है उस टाइम पे भाई, माहौल कैसा है? ये नहीं कि तूफान से पहले का सन्नाटा, तो वो सन्नाटा कैसा था, वो साइलेंस कैसा था? कंडीशंस ऑफ अमेरिका प्रायर टू रेवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट वाज हैपनिंग इन अमेरिका? सो जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज एंजॉयड इंटरनल ऑटोनॉमी। तो ऑल दीज जो कॉलोनीज थी हमारी, तो ये जो कॉलोनीज थी, ये एलिजियंस तो था ब्रिटिश के साथ। तो इसको पिक्चर में रख लो, बार बार उसको आएंगे मैप पे, क्लिक का पिक्चर इन योर माइंड मैप। तो ये जो कॉलोनीज थी, ये एलिजियंस तो था, ब्रिटिश का कंट्रोल था, बट ये एक तरीके से ऑटोनोमस थे अपने आप को कंट्रोल करने में, स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड नहीं थे जैसे इंडिया था एक टाइम पे। इंडिया के ऊपर तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल था, एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम, बट यहाँ वैसा नहीं था। यहाँ थोड़ी उनमें लिबर्टी थी, इंटरनल ऑटोनॉमी थी, तभी तो वो अपने आप को डेवलप कर पाए। हम अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वी वर बीइंग, हमारा जो रिसोर्सेज थी दैट वाज बीइंग सक्ड आउट ऑफ अस एंड दे वर लेफ्ट विद द रिसोर्सेज। तो ये मेजर डिफरेंस था। तो कॉलोनीज एंजॉयड इंटरनल ऑटोनॉमी, तो उनके पास इंटरनल ऑटोनॉमी थी, बट दे ओड एलिजियंस टू ब्रिटिश मोनार्क। तो एक एलिजियंस था, एक रिलेशन था वहां से, कि वहां हमारे वो रेस्पेक्ट करते थे ब्रिटिश मोनार्क उस टाइम पे।
Also presence of France on northern border in present day Canada to forced colonies to depend upon British. और उस टाइम पे क्या था, जो अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका याद है, कैन यू इमेजिन नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इज देयर, यूएसए इज देयर, मैक्सिको इज देयर, याद है ना, मैप तो सबने देखा है, वर्ल्ड मैप. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन कनाडा वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय फ्रांस, कनाडा वाज इन द कंट्रोल ऑफ फ्रांस. तो हमारा जो अब जो बॉर्डर है, जो हमारी कॉलोनीज हैं, तो उसके नॉर्थ में क्या है, फ्रांस है. तो एक हमेशा एक हॉस्टाइल रहता था, हॉस्टिलिटी, क्योंकि फ्रांस भी अपना कॉलोनियल एम्पायर बढ़ाना चाह रहा था. इंडिया में भी तो ये हो रहा था. जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब वहां पे एंग्लो फ्रेंच वार हुए थे तो वो यही तो हुए थे, कॉलोनी को बढ़ाने के लिए. फ्रांस भी चाहता था कि वो बड़ा कॉलोनियल एम्पायर बने, इंग्लैंड भी चाहता था वो बड़ा कॉलोनियल एम्पायर बने, वहां ये भी, यहाँ भी वही हो रहा था. तो एक खतरा उन्हें ये भी था फ्रांस से, तो उसके लिए भी वो ब्रिटेन की सपोर्ट, इंग्लैंड की सपोर्ट अपने पास रखते थे, इसलिए उन्हें इंग्लैंड की जरूरत भी थी अभी. ठीक, पहला पॉइंट. और क्या हो रहा, स्लोली पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड रिलीजन वर सेटलिंग इन अमेरिका, गिविंग इट अ कॉस्मोपॉलिटन टू. अब हमने देखा कि पहली कॉलोनी आई 1607 में, और बाय 1765 देयर वर 13 कॉलोनीज. अब इन कॉलोनीज में यही नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिश ही थे, जर्मनी के लोग थे, फ्रांस के भी लोग थे, इटालियंस थे, स्पेन थे, इवन इंडियंस भी आ गए थे कुछ कुछ. तो हर नेशनैलिटी के लोग आ रहे थे, हर रिलीजन के लोग आ रहे थे. तो जैसे अभी इंडिया है, इंडिया से कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है, जिसमें डिफरेंट कल्चर्स के लोग जब साथ रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जब साथ रहते हैं, तो वो भी क्या हो रहे थे, कॉस्मोपॉलिटन लुक हो रहा था वहां पे, कि किसी एक धर्म का नहीं है. जैसे अब ब्रिटेन, व्हाट इज इंग्लैंड, इट्स अ क्रिश्चियन नेशन. फ्रांस क्रिश्चियन नेशन है, जर्मन क्रिश्चियन नेशन है ना. वहां पे डोमिनेंट जो रिलीजन वो क्रिश्चियनिज्म है. तो बट यहाँ पे जो जो इनका जो नेचर इवॉल्व होके सबके सामने आ रहा था, डेट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन लुक ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड डिफरेंट कल्चर. ठीक. तो अभी अब यहाँ पे देखो कि व्हाई दे वर स्टिल हैविंग एलिजियंस, हमने जो पहले पॉइंट में देखा, क्योंकि एक तो थोड़ा उन्हें था एक कि पहले से हम आए हैं, वी हैव दिस एलिजियंस, फोर फादर का कनेक्शन, और दूसरा उन्हें जरूरत भी थी अभी, क्योंकि अभी बॉर्डर पे फ्रांस बैठा है. अगर ब्रिटेन सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगा तो उन्हें खुद लड़ना पड़ेगा. अभी क्या वो कैपेबल है लड़ने के, नहीं है, हमें नहीं पता. ठीक. थर्ड पॉइंट, अमेरिका वाज आल्सो प्रोस्पेरिंग इकोनॉमिकली. और जब उनके पास इकोनॉमी, ऑटोनॉमी थी, इंटरनल रिसोर्सेज तो थी अमेरिका में, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रही थी. और यार with its increasing export of wood, leather, tobacco, sugar, gaining heavy demands in Europe market. और अभी भी हम देखते हैं कि इंडिया का स्टेटस has increased in last 10 years. Why? और लास्ट 10 years थोड़ा सुपरफिशियल हो जाएगा. We should say at least the last 20 years. That's a good term, good period of time. Why? क्यों हमारा स्टेटस वर्ल्ड लेवल पे क्यों बढ़ा है? मोदी जी ने हर हर मोदी, घर घर मोदी. डिप्लोमेसी, ये सी, लेकिन यार आप डिप्लोमेसी कैसे करोगे यार? सी, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर और मेरे सामने खड़ा है 6 फुट 8 इंच का गाय है, वेल बिल्ड, एकदम हट्टा कट्टा, तो क्या उसकी और मेरे बीच में डिप्लोमेसी होगी? आई हैव टू, मुझे तो उसकी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो लाइक इधर बैठ एंड उधर बैठ, he'll do what he wants. तो डिप्लोमेसी भी तब कर सकते हो जब आपके पास कुछ है देने के लिए. आपके पास कुछ देने के लिए है नहीं तो काहे की डिप्लोमेसी? अभी जो मेजर हमारा स्टेटस बढ़ा है बिकॉज ऑफ अवर इकोनॉमी. वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ. कहाँ हम, वी वर लाइक 8th 9th 10th. वी हैव मूव ड्रास्टिकली अप. वी हैव लेफ्ट बिहाइंड यूके, फ्रांस. ओनली एक जो यूरोपियन नेशन है, जर्मनी इज अबव अस. and we are transpired to become the 3rd largest. US, China and India, they will be the top economies in the future. तो हमारे पास कुछ है ना दुनिया को देने के लिए, तभी तो डिप्लोमेसी चल रही है. अगर हमारे पास कुछ नहीं होता, खोखले वादे होते, तो काहे की डिप्लोमेसी? See, why China is not using us the way we use Pakistan? So there is a certain respect in this. एक एक्सपेक्ट है हर चीजों में.
कि हमारे पास भी कुछ देने के लिए है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं बात की तो बातचीत भी तो क्या होती है, हमेशा याद रखना जब भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो इक्वल्स में होते हैं, अनइक्वल्स में तो डिक्टेशन होता है, वो डिक्टेट करता है टर्म्स कि भाई ये बात है, ऐसे ऐसे करना है, तेरे को नहीं करना है तो बताता हूँ फिर मैं भी क्या करना है। इट्स लाइक दैट ओनली। आप नेगोशिएट तो तभी कर पाओगे ना जब आपके पास कुछ है। सो इनका भी स्टेटस हाई हो रहा था, पैसे आ रहे थे, जहां पैसा है वहां इज्जत है, वहां रिस्पेक्ट है, वहां स्टेटस है। तो अब जब पैसा आने लगता है तो हम नहीं कहते कि अब चाहिए इज्जत, नाउ वी वांट रिस्पेक्ट, है ना। व्हेन आवर पॉकेट इज फुल वी लाइक वी डेवलप अ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉक, एक एटीट्यूड आ ही जाता है कि अब तो देख ही लेंगे। तो वही यहाँ भी हो रहा था, पैसा आ रहा था, देवर लाइक ओके बातचीत चल रही है, अभी जरूरत है, ज्यादा करेंगे तो देख लेंगे। तो ये भी चीज आई थी कि काफी वो कमा रहे थे। और एक और बात जो हमने लास्ट में उसमें भी देखा था लेटर में, बिना ज्ञान की बातों के आज तक कुछ नहीं हुआ है ना। कोई भी चीज हो आइडियोलॉजी चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ भी कोई ना कोई ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान की बातें लाइक पेट्रोटिज्म फैलाएगा कि यू शुड हैव एलिजेंस टू अमेरिका, अमेरिका इज योर लैंड, अपने मदर लैंड पे ये करो वो करो, प्रोटेक्ट योर लैंड, फ्रीडम के लिए लड़ो। दे विल बी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग कैसे होती है? बाय एजुकेशन एंड ऑल दिस। सेम with intellectual and educational development, America stated viewing itself as independent identity. और पढ़ने लिखने लगे, पैसा भी आने लगा, तो लगा भाई हम खुद में एक अलग एंटिटी हैं, हम किसी का कोई पार्ट नहीं है, हम खुद में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। वो अपने आप को ऐसा इक्वल देखने लगे, अपने आप को और इंग्लैंड को ऐसा इक्वल ट्रीट करने लगे। इंग्लैंड उन्हें देखता था कि आप हमारी कॉलोनी हो। जो वाइल्ड सी रूल्ड नहीं था वो, दे वर लिविंग देयर। हाँ नेटिव्स। हाँ हाँ। बट नेटिव्स वर एट डिसएडवांटेज, मॉडर्न वेपनरी तो इन्हीं के पास था, दैट्स व्हाई दे कंप्लीटली वाइप्ड आउट नेटिव्स। देयर इज नो नेटिव राइट नाउ इन अमेरिका। हाँ हाँ। तो नेटिव्स जो थे वो तो दे वर लाइक पीपल जो अभी भी एंशिएंट एज में रह रहे थे। जो नेटिव्स थे अमेरिका के, ट्राइबल्स थे, वो दे वर नॉट हैविंग कोई सोशल स्ट्रक्चर, उनके पास इतना नहीं था, दे वर नॉट इन, वो किसी मॉडर्न सोसाइटी को एक्सपोज नहीं हुए थे। तो दे वर मोर ऑफ लाइक एक ही वो एक एक पीरियड में ही एनगल्फ्ड होके रह गए थे। अब जब ये आए दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। दे वुड हैव मनी। स्टार्टिंग में सी अब हम बात कर रहे हैं कि देखो पहली कॉलोनी अब आई एंड नाउ 150 years हैज बीन पास्ड, ठीक है। और अगर हम और भी पुरानी बात करें तो इन 1492 अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मोर देन 300 हैज बीन पास्ड, 300 years हो चुके हैं। तो इन 300 सालों में क्या हुआ, जो लोग वहां रहने लगे, हम कह सकते हैं जो शुरू में लोग आए थे उनको इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने दी थी, ठीक है, उनको पैसा ब्रिटिशर्स ने दिया था। लेकिन इवेंचुअली वो लोग तो अब क्या हो गए, थर्ड फोर्थ जनरेशन आ गई, तो वो लोग अब नहीं मानते कि वो कहते ठीक है मेरे दादा परदादा ने आपको आपने उन्हें पैसा दिया था, बट नाउ आई एम अर्निंग माई ओन मनी, अब मेरा खुद का बिजनेस है, आई एम, वो अपने आप को अब वो रिलेशन नहीं रहा उनके बीच में। हाँ वो ऑलवेज देयर, बट दे डिडंट व्यू देमसेल्फ एज सम, वो अपने आप को अलग आइडेंटिटी मानने लगे। और एक ये भी था कि यूरोप ऑल्सो व्यूड देम एज सेकेंड क्लास। दे यूरोप ने कभी उनको इक्वल्स भी नहीं बिलीव किया, दे ऑलवेज व्यूड देम एज कॉलोनी, कि दे शुड गिव अस मनी, दे शुड गिव अस टैक्सेस एंड ऑल, इट इज अ सोर्स ऑफ मनी। दैट्स व्हाई वो अपने जो क्रिमिनल्स होते थे वहां पे सजा के लिए भेजते थे इन कॉलोनी, है ना। दे यूज्ड टू सेंड द क्रिमिनल्स एंड ऑल एज अ वे ऑफ पनिशमेंट, इवन इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। दिस इज द थिंग। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो हमने ये कंडीशन देख ली, क्या क्या कंडीशन थी। ऑटोनॉमी थी, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन की जरूरत भी थी, ठीक है। क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग आ रहे थे, तो एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक बन रहा था, अलग अलग कल्चर्स के आ रहे थे। अब सिर्फ कोई ब्रिटिश नहीं बचा था, कोई जर्मनी नहीं बचा था, तो हर मतलब दुनिया के हर एक कोने से धीरे धीरे लोग वहां पे आ रहे थे। और क्या हो रहा था, दे वर प्रॉस्परिंग, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, एंड लास्ट इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो रही थी। तो जब पैसा और दिमाग मिलता है तो समथिंग इज प्रोन टू हैपन। तो अभी कोई डाउट?
एनीथिंग? नहीं? So now cause of American War of Independence. So American Revolution. Online class, online students, any doubt? No, sir. So American War of Independence or American Revolution. Causes क्या थे इसके? What were its causes? ठीक, देखिए तो इसमें भी वी ट्राई टू क्लब इन डिफरेंट एस्पेक्ट. सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक एंगल क्या था उसका. इकोनॉमिक एंगल क्या था कि क्यों वो ब्रिटेन के खिलाफ या अपने मदर कंट्री के खिलाफ खड़े हुए. ठीक है, सबसे पहले था देयर वाज दिस नेविगेशन लॉ. एक बात हमें माइंड में ये रखनी है, हमें रिलेशन समझना है कि वो रिलेशन क्या है. हमें रिलेशन ऐसे समझना है कि ब्रिटेन क्या है, एक एम्पायर है. वो अपने आप को एम्पायर मानता है कि ही इज द ग्रेटेस्ट एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटेन. कोई और देश है जिसने अपने नाम के आगे द ग्रेट लगाया है? इज देयर एनी नेशन? So they viewed themselves as the Great Britain, है ना. तो they and it was USA, और USA भी नहीं था, they were 13 colonies. उस टाइम पे USA नहीं था, it was 13 colonies and that belonged to them. ठीक है, तो मानते थे वो ये हमारी कॉलोनीज हैं, that belong to us. ठीक, एंड नाउ अब दूसरा और इनका पर्सपेक्टिव क्या है, ये मानते थे कि हम अब इंडिपेंडेंट हैं, वी हैव एनफ मनी, एनफ रिसोर्स, हमारा एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो चुका है, तो हम उनसे छोटे क्यों हैं, हम भी तो बराबर है. वो अपने आप में ठीक है, हम अपने आप में ठीक है. तो ये भी अपने स्टेटस में इंक्रीज हो रहे थे. तो ये रिलेशन हमें समझ में रखना है, इससे से हम इसको डिड्यूस कर पाएंगे आगे. ठीक, तो वो कानून बनाता रहता था टाइम टाइम पे ब्रिटेन कि भाई ये कानून है, ये कानून है, वो कानून है, टू कंट्रोल इट्स कॉलोनी. तो ऐसे ही था नेविगेशन एक्ट. नेविगेशन एक्ट में क्या था कि भैया अगर आपको ट्रेड करनी है, इफ यू वांट टू ट्रेड ओवरसीज, आपस में कॉलोनी में आप ट्रेड कर लो. अगर आपको बाहर से ट्रेड करनी है, नींद कॉफी जी, इफ यू वांट टू ट्रेड, अगर आपको ओवरसीज ट्रेड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको शिप्स की जरूरत पड़ेगी. तो आप सिर्फ ब्रिटिश शिप्स का यूज कर सकते हो, ओनली ब्रिटिश शिप्स. और उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग की कहां थी, ब्रिटेन में. ब्रिटेन में ही थी उस टाइम पे. सारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को उन्होंने पहले तबाह किया जो भी दुनिया में थी. इवन इंडियंस, इंडिया, वी वर आल्सो हैविंग अ टेक्नोलॉजी ऑफ शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी. पहले उन्होंने वो बर्बाद की, जो दूसरी जगह थी वो तबाह की. फिर बाद में जो कॉलोनीज पे उन्होंने लगाया नेविगेशन लॉ कि अगर आपको ट्रेड करनी है ना तो आप हमारे ही जहाज से ट्रेड करोगे. तो फायदा किसका हुआ, उनका. सो इट मेड मैंडेटरी फॉर कॉलोनीज to conduct their business by means of British ships only, which helped British shipbuilding industry. ठीक, तो पहला हमारा ये हो गया नेविगेशन लॉ. दूसरा था ट्रेडिंग रेगुलेशन. तो कुछ ट्रेडिंग रेगुलेशन लगाते रहते थे टाइम टाइम पे. जैसे जो गुड्स हैं, जैसे राइस है, टबैको है, वुड है, लेदर है, इन्होंने कहा कि आप इन्हें सिर्फ हमें एक्सपोर्ट कर सकते हो और किसी को नहीं. क्यों, आप हमें एक्सपोर्ट करो, फिर हम ज्यादा पैसों में बाहर एक्सपोर्ट करेंगे. तो इससे क्या हुआ, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया. लाइक इफ आई एम सेलिंग राइस एंड ब्रिटेन इज ऑफरिंग मी 50 पर केजी एंड फ्रांस इज रेडी टू ऑफर मी 80 पर केजी, तो मैं फ्रांस को बेचूंगा ना. नहीं, ब्रिटेन सेड यू कैन सेल इट टू मी ओनली. फिर मैं बेचूंगा फ्रांस को या मैं किसी को भी बेचूं. तो ये भी तो उनकी उस पर रोक लगा रहे है ना, स्टॉपिंग इट फ्रॉम गेटिंग. तो ये क्या फ्रस्ट्रेटिंग एटीट्यूड हो जाता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा ट्रेडिंग रेगुलेशन कि आप कुछ कमोडिटीज जो है वो ब्रिटिश को ही सेल करो, वो बेचेंगे फिर बाहर जिसे भी बेचना है. नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल रेगुलेशन. अब वो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जैसी धीरे धीरे देयर वाज दिस कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो बेसिक क्या था, आयरन. आयरन वाज द बेसिक इंग्रेडिएंट. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर आपके पास आयरन नहीं है, मेटल नहीं है, तो आप कैसे फैक्ट्रीज बनाओगे, क्या मेटल्स बनाओगे. एंड उन्होंने क्या किया, इन 1750 दे सेड, बैन कर दिया कि आप आयरन फैक्ट्रीज नहीं बना सकते. तो ये तो हैम्पर करना हो गया ना कि आप उनको बांधना चाह रहे हो, यू आर मेकिंग देम हैंडीकैप कि मेरे पे डिपेंड रहे. ठीक, तो दीज वर दिस इकोनॉमिक रीजन. बट
इनके पीछे के, अब देखो ये 61 में आया था और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ, हम कह सकते हैं 1775 में। तो अब तब क्यों नहीं हुआ भाई, 100 साल पहले क्यों नहीं हुआ, 1651 में क्यों? नेविगेशन पैक्ट तो पहले ही आ गया था, ये ट्रेड की रेगुलेशन चल रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे ये कानून तो थे, बट ये कानून स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं होते थे पहले। तो एक पॉलिसी है, ये समझ के कानून तो थे बट ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, तो काम चल रहा था कि ठीक है आप बोलते रहो, हमारा काम चल रहा है। इट वाज लाइक दिस। So there was this policy of salutary neglect, मतलब जानबूझ के अनदेखा करना, कि आपको पता है क्या चल रहा है बट आप अनदेखा कर रहे हो चीज को, इस चीज को बोलते हैं सैल्यूटरी निग्लेक्ट। इसमें लास्ट में लिखा है हाउएवर ऑल दीज रेगुलेशंस वर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड बाय ब्रिटेन, thus when they were strictly enforced during the reign of King George, opposition was natural। तो भाई जब तक ये एनफोर्स नहीं हो रही थी, आप बातें करें तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप इसको एनफोर्स करने की कोशिश करोगे तो अपोजिशन तो नेचुरल है, ठीक है। अब वही हुआ, जब उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की कोशिश की तो अपोजिशन स्टार्ट हुआ एंड व्हिच इवेंचुअली लेड टू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पॉलिसी को बोलते थे वो पॉलिसी ऑफ सैल्यूटरी निग्लेक्ट, मतलब आप जानबूझ के अनदेखा कर रहे हो, जो बाद में जाके उन्होंने बंद कर दिया, ठीक। अब वही डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, इसमें 2-3 नाम इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्होंने पैट्रियोटिज्म को काफी भरोसा बढ़ावा दिया, है ना। ही डेवलप्ड दिस सोसाइटी। अब आंसर्स में जब हम ये कुछ नाम लिखेंगे तो हमारा आंसर एनरिच हो जाता है। अब कहानी बस बातें बातें लिखते रहोगे, कुछ फैक्ट्स नहीं दोगे, कुछ नाम नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है। इट वॉन्ट फेच यू मार्क्स, यू शुड प्रोवाइड विद सम इंफॉर्मेशन, विद सम डाटा, विद सम फिगर्स, तो तभी आपके आंसर थोड़ा। तो ये नाम ध्यान रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ही एस्टैब्लिश्ड दिस सोसाइटी, फिलोसॉफिकल सेंटर, वो बाद में जो अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी होगी, इट इज वेरी फेमस देयर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम ध्यान रखना है। और दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट है, थॉमस पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी एक स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि एक आइलैंड साइज का नेशन, एन आइलैंड साइज नेशन कैन नॉट रूल अ कॉन्टिनेंट साइज नेशन इन परपेचुइटी। गेट इट? अब ब्रिटेन को अगर हम देखें, ग्रेट ब्रिटेन को, इट्स लाइक दिस मच, मतलब सच में दिस मच नहीं है बट ऑन द वे अगर हम उसको देखें, बट अमेरिका इज लाइक अ कॉन्टिनेंट साइज कंट्री। तो ही सेड कि एक आइलैंड, छोटा सा आइलैंड एक इतने बड़े कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। इट हैज टू एंड एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम, इट हैज टू एंड। हमेशा तक ये कभी चल ही नहीं सकता, ठीक। तो फाउंडर ऑफ आर पीपल टू सर्व विद इंग्लैंड टू सेवगार्ड देयर ऑनलाइन, फेमस पैम्पलेट लाया उनका, कॉमन सेंस, एक उनका पैम्पलेट था कॉमन सेंस, इट इज ऑल्सो फेमस, जिसमें बातें करते थे उसकी पैट्रियोटिज्म की, और कि पीपल शुड राइज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑल दिस, कि आपको अगर अपने राइट्स बचाने हैं, अपनी फ्रीडम बचानी है तो यू शुड राइज अगेंस्ट इंग्लैंड। Patriotism tradition outlook among common, Thomas Paine also commented that an island nation cannot rule a continent-sized country for eternity। हमेशा के लिए ये रूल नहीं चल सकता, कभी ना कभी तो ये एंड हो गई। 7-year war, 7-year war, ये वार था, it was between फ्रांस एंड इंग्लैंड। किस लिए था ये 7-year war? फॉर कॉलोनियल डोमिनेशन। दोनों लड़ रहे थे कि ये कॉलोनी पे हम कब्जा करेंगे, इस कॉलोनी पे हम कब्जा करेंगे। तो दो गुंडे थे, तो वो इंडिया में भी लड़ रहे थे, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है, अमेरिका में भी लड़ रहे थे कॉलोनीज को लेके, ठीक है। द वार वाज फॉट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, अमेरिका यूज दिस वार टू मैक्सिमम प्रॉफिट। अब
दो लोगों का वार है, तीसरे का फायदा है। जैसे आज के टाइम में जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो एक उन्हें दोनों को हथियार एक्सपोर्ट नहीं करता, और सारी जो बेसिक नेसेसिटी है तो किसी का लड़ाई और किसी का फायदा है। तो इस बीच में जब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, अमेरिका बेनिफिटेड, उन्होंने एक्सपोर्ट से बेनिफिट लिया, जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री ग्रोथ हुई। और जब वार खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, एक पीस ट्रीटी आई, दैट वाज ट्रीटी ऑफ पेरिस। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, वो विक्टोरियस इमर्ज हुआ। तो फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई में ब्रिटेन जीत गया और फ्रांस हार गया। तो जो कॉलोनियल एम्पायर चल रहा था, तो अब कॉलोनीज की मिस्ट्रेस और द क्वीन कौन हो गई, इट वाज द ब्रिटेन। ब्रिटेन बिकेम द होल्डर ऑफ इंडिया एज वेल एज अमेरिका। तो क्या शर्त थी जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, कि आप इंडिया में जो आपका सेटलमेंट है आप वही रहेंगे, और जो अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका में, कि आप अमेरिका को छोड़ देंगे। तो अभी तक जो वो कनाडा में थे, अब वो कनाडा में नहीं रहेंगे। तो अभी हमने देखा था ना कि उन्हें जरूरत थी प्रोटेक्शन के लिए, अब वो जरूरत खत्म हो जाएगी, कि जो उनकी जो थ्रेट थी कि फ्रांस विल अटैक देम और फ्रांस विल ट्राई टू कैप्चर देयर कॉलोनीज, वो अब थ्रेट नहीं रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही हुआ, threat of France to America was eliminated, and also mean that France no longer needed British security। ठीक। और कॉमन ग्रीवेंस ये था कि भाई अब देखो हम ना, हमें अभी इसको जो 13 कॉलोनीज हैं हम उन्हें यूएसए नहीं बोल सकते। वो 13 अलग अलग थे, अपने आप में इंडिपेंडेंट मानते थे, वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट मानते थे। ऐसे नहीं है कि हम साथ साथ हैं वाला हिसाब है वहां पे, दे वर इंडिपेंडेंट। बट क्या हुआ, उन सबका जो कॉमन दुख है कि भाई तुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है, इसे भी दुख है, और सबका दुख क्या है, ब्रिटेन। तो एक कॉमन ग्रीवेंस हो गया, उस वजह से दे केम टुगेदर। इंडिया में भी तो यही हुआ, जब ब्रिटेन कंट्रोल एंटायर इंडिया, तो सबका कॉमन एनिमी कौन हो गया, ब्रिटिशर्स बिकेम द कॉमन एनिमी। वरना तो कोई निजाम से लड़ रहा है, कोई मुगल से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, सबके अलग अलग दुश्मन थे। बट जब पूरे इंडिया पे सेम कंट्रोल आया, एक कॉमन एनिमी बन गया। और यहाँ भी यही हुआ, नॉर्थ और साउथ में डिवीजन रहा है। अभी हम जब अमेरिका के आगे पढ़ेंगे तो अमेरिकन सिविल वार देखेंगे, एवेंजर्स वाला सिविल वार नहीं देखा है, एवेंजर्स सिविल वार देखा है इट्स नॉट एवेंजर्स सिविल वार। तो नॉर्थ एंड साउथ में हुआ था स्लेवरी को लेके। नॉर्थ चाहता था कि स्लेवरी हट जाए, साउथ चाहता था कि स्लेवरी रहे, तो वो चलेगा बाद में। तो वो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक रहा है, लेकिन इस टाइम पे वो साथ आए कि उनका जो कॉमन एनिमी था ब्रिटेन को हटाने के लिए। तो बोथ नॉर्थ एंड साउथ कॉलोनीज डिस्पाइज ब्रिटेन, ब्रिटेन अच्छा नहीं लगता था, एंड दिस हेल्प देम टू यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक, क्लियर? See it once again. If you have any doubt, ask me. हमने देखा अमेरिका का सेटलमेंट क्यों हुआ, फिर कंडीशन क्या थी अमेरिका में, देन कॉजेस देख लिया, इकोनॉमिक कॉजेस देख लिया, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस देखा हमने, 7 ईयर वार देखा, और कॉमन ग्रीवेंस देखा। ठीक। अब जो 7 ईयर वार था, 7 ईयर वार था, सर कॉलोनी सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की थी, इटली वगैरह कोई नहीं एक्सपेंड करा था कॉलोनीज। कॉलोनीज एक्सपेंड सब चाह रहे थे, बट जो राइवलरी थी, राइवलरी बिटवीन इंडिया को लेके और अमेरिका को लेके, वहां जो मेजर प्लेयर थे वहां इंडिया और फ्रांस ही थे। जब हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में भी पोर्तुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, लेकिन वो सब क्या हो गए थे, एलिमिनेट हो गए थे धीरे धीरे धीरे। जो लास्ट में जो बचे थे प्लेयर, वो इंडिया और फ्रांस थे, वो फ्रांस और ब्रिटेन थे। और यही सेम अमेरिका में हुआ था, आए तो और भी लोग थे, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाए। जो 2 प्लेयर बचे वो फ्रांस और ब्रिटेन बचे, बाकी लोग कहीं कहीं, जैसे पोर्तुगीज ने क्या किया था, दे इंडोनेशिया, तो वो इंडोनेशिया की तरफ चले गए थे। जब स्पेन कहाँ चला गया था, स्पेन साउथ अमेरिका की तरफ चला गया था। तो कहीं कहीं सब दूसरी दूसरी जगह चले गए। इंडिया और अमेरिका को लेके, कंट्रोल को लेके, जो 2 मेजर प्लेयर थे वो थे फ्रांस एंड ब्रिटेन। ऑलराइट, ठीक है सर, थैंक यू। क्लियर? अभी तक नींद तो नहीं आ रही? सोना नहीं है, आईएएस बनना है। हाँ, कौन बोला?
और क्या होने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए यार, नींद भूल जाओ, बोल दे स्वान निंद्रा। ठीक है, जो हमारा अभी हमने 7 इयर्स के बारे में बात की, ये हमारा कब तक चला, 1756 टू 1763, 1756 टू 76। अब लड़ाई के बाद क्या होगा, ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन अब चाहिए पैसा, पैसा तो सब लगा दिया वहां पे, मतलब बहुत पैसा खर्च हो गया ना जीतने में, अब पैसे की जरूरत है। अब ये कहाँ देखेगा, अच्छा हाँ एक कॉलोनी है मेरी वहां पे, उससे पैसा लेते हैं, अब वो ध्यान आएगा ना, वो चीजें याद आएंगी। अभी तो हम जीतने में बिजी थे कि फ्रांस से हम जीत जाएं। अब जैसे कि हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाई ब्रिटेन केम डाउन एज अ मेजर पावर एंड द वाई राइज ऑफ अमेरिका एज अ सुपर पावर, क्योंकि वो वार में इतना इंगेज थे कि उनकी इकोनॉमी इतनी वीक हो गई, दे टुक लोन फ्रॉम अमेरिका। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, दे टुक लोन फ्रॉम अमेरिका, तो ऑब्वियसली द स्टेटस गॉट रिड्यूस्ड एंड अमेरिका स्टेटस, क्योंकि इतना खर्चा हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, एंटायर यूरोप बिकेम बैंकरप्ट। अगर अमेरिका अपना मार्शल प्लान नहीं लाता तो सब बैंकरप्ट हो जाते। तो ये सिचुएशन रहती है हमेशा, आप युद्ध तो लड़ लिया, लड़ाई में पैसे की जरूरत होती है, यू नीड वार वेपन्स, आपको पे भी करना है, उसके बाद की सिचुएशन होती है उसे संभालना मुश्किल होता है। वो यही हुआ अभी तक जो हमने देखी, जो पॉलिसीज थी। अब क्या था नेविगेशन एक्ट, फुल टेल मी, नेविगेशन एक्ट, ब्रिटिश शिप्स, है ना। तो ये जब जो पॉलिसीज थी, अभी तो चल रहा था कि कोई बात नहीं भी करो करो, अब क्या होगा, अब ये स्टर्नली स्ट्रिक्टली अप्लाई होने लगेगी 1763 में। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, ग्रीनवाइल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अब ये आए तो उन्होंने देखा कि भाई सिचुएशन खराब है, अब ये जो पॉलिसी थी उसको स्ट्रिक्टली लगाएंगे, दे ट्राई टू अप्लाई देम स्ट्रिक्टली। ठीक है, ऑब्जर्व दैट देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द कॉलोनी। उन्होंने कहा भाई कॉलोनी पे खर्चा बहुत हो रहा है, बट कुछ वापस नहीं मिल रहा, नो एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिजल्ट। हम खर्चा तो कर रहे हैं इतना, उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें वापस कुछ नहीं मिल रहा। सो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई अमेरिका के लिए, फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी, और उसमें क्या कहा उन्होंने, भाई नेविगेशन एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड स्टर्नली, कि इसका आपको एम्प्लॉय आपको करना ही करेगा, यू हैव टू फॉलो दिस। अब हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, अभी आई टैक्स की बात। इसके बाद वो आएगा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप टैक्स किस बात का मांग रहे हो, आप मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन तो दो तभी तो टैक्सेशन दोगे। तो उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट टैक्स लेंगे, तो ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था। थर्ड, डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी, कि भाई अब आपने चीज को जीत तो लिया, अब आप सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि यही हमसे दूर चले जाए, क्योंकि फीलिंग तो समझ में आ रही होगी उन्हें, तो देखिए अब हम दे विल डिप्लॉय आर्मी देयर। तो ये 3 चीजें दे सेड कि नेविगेशन एक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली, डायरेक्ट टैक्स लिवाई करेंगे, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी, कि ब्रिटिश आर्मी वहां पे मैसिव ब्रिटिश आर्मी मतलब बड़ी फोर्स वहां रहेगी। और इनडायरेक्टली व्हाट दे विल डू कि इस फोर्स को चलाने के लिए दे विल टेक मनी फ्रॉम अमेरिका, कि भाई हमने आपको प्रोटेक्शन दे रहे हो, इस प्रोटेक्शन के लिए पैसे दो हम। ठीक है, तो ये 3 पॉलिसी आई। एक और चीज वो लेके आए, 4th रेगुलेशन, शुगर एक्ट। अब शुगर एक्ट ने क्या किया, 1764 में आया, ये हिट बैंड इंपोर्ट ऑफ रम फ्रॉम ओवरसीज, कि उन्होंने कहा कि अगर आपको रम चाहिए, रम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सही गेस। तो रम मतलब रम, वाइन, सिल्क, और भी थे, कॉफी वगैरह, कि आप सिर्फ हमसे ही इंपोर्ट कर पाओगे, बिना इसके तो बात ही नहीं होगी। ज्ञान की बातें कैसे होंगी? बात भी तो होती है, इंग्लिश कब निकलेगी? जब इंग्लिश जाएगी। इंग्लिश के बाद ही तो इंग्लिश आती है। दिस सेम थिंग एंड वही हो रहा था यहाँ पे। तो दिस दे बैंड सर्टेन आइटम्स, कि आप ये आइटम कहीं और से नहीं ले सकते, आपको हमारे से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये शुगर एक्ट में आया, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ शुगर। ठीक है, फिर एक और वो लेके आए, करेंसी एक्ट। मतलब वो नए नए पता नहीं क्या कर रहे थे, दे वर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल। मतलब जब आप अति उत्साहित हो जाते हो ना, तो आप प्रैक्टिकल चीजें भूल जाते हो।
कि भाई ये चीजें हो भी पाएंगी नहीं हो पाएंगी। अब वो करेंसी एक्ट लेके आए, क्या कहा कि आपकी जो करेंसी है वो बैन हो जाएगी और जो ब्रिटेन की करेंसी है इंग्लिश करेंसी आप सिर्फ वही यूज करोगे। मतलब इट्स लॉजिकल, मतलब फ्रॉम 100-200 ईयर्स दे आर यूजिंग देयर करेंसी, और अब आप कह रहे हो कि आपकी जो करेंसी है इट विल बी स्टॉप्ड, आपके जो बिल्स एंड नोट्स हैं वो नहीं चलेंगे, आप हमारी करेंसी यूज करोगे। उससे क्या होगा, उनको तो फायदा ही होगा, उनकी करेंसी का फ्लो बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स में हम देंगे ना फ्लो ऑफ करेंसी इंक्रीज, है ना, बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, उनका उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये भी बिना काम का था। सबसे ज्यादा जो दुखी किया वो इसने किया स्टाम्प एक्ट ने। स्टाम्प एक्ट लेके आया, क्या था स्टाम्प एक्ट, कुछ पता है? एनीथिंग? इन्होंने कहा कि अगर आप कुछ भी प्रिंट करोगे, आप कोई भी चीज प्रिंट करते हो तो आप सिर्फ स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करोगे, और उस स्टाम्प पेपर के लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उसके दो फायदे थे। पहला फायदा स्टाम्प एक्ट का क्या होगा, पहला फायदा होगा मनी, कि भाई टैक्स आएगा, ड्यूटी आएगी, है ना। और दूसरा फायदा क्या होगा, रेगुलेशन, कि आप प्रिंट, मतलब प्रिंट क्या होगा, पैम्पलेट प्रिंट होंगे ना, न्यूज़पेपर प्रिंट होगा ना, ये सब चीजें तो प्रिंट होंगी, बुक्स प्रिंट होंगी। अगर आप कुछ ऐसा प्रिंट कर रहे हो जो इंग्लैंड के खिलाफ है तो इंग्लैंड को पता चल जाएगा, एंड दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट। तो इस स्टैम्प एक्ट के दो मेजर थे, एक तो टैक्सेशन और दूसरा रेगुलेशन। ठीक, तो व्हाट वाज स्टैम्प एक्ट? If you want to print any material, if you want to print any paper, you should print it only on stamp paper. So it imposed direct tax on colonies and required any printed material to be printed on stamp paper. ठीक, गॉट इट? आप समझ गए ना स्टाम्प एक्ट के क्या फायदे थे, क्यों लेके आए थे वो सोच के। और एक और था लास्ट में, क्वार्टरिंग एक्ट। क्वार्टरिंग एक्ट में ये था कि भाई हम आर्मी अपनी रखेंगे आपके यहाँ, उस आर्मी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो जो उसका खर्चा पानी है वो आपको देखना पड़ेगा। सो कॉलोनीज टू शेयर एक्सपेंडिचर मेड ऑन ब्रिटिश ट्रूप्स जो अमेरिका में रहती। ठीक, देख लेते हैं। ग्रीनवाल साहब आए, उन्होंने कहा कि अब पैसे की जरूरत है, नए नए, उन्होंने कहा जो चीजें पहले से थी उसको स्ट्रांगली हम इंप्लीमेंट करेंगे, और 4 नई चीजें लेके आए। शुगर एक्ट लाए, करेंसी एक्ट लाए, स्टाम्प एक्ट लाए और क्वार्टरिंग एक्ट लाए। ठीक है, सबसे ज्यादा अपोजिशन हुआ स्टाम्प एक्ट का। ये सब चीजें तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, स्टाम्प एक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने उनके एक तरीके से रेगुलेशन लाए ना, कि अब वो हर चीज जो भी अखबार प्रिंट करेंगे तो वो तो अब कैसे वो अपने आप को पॉपुलराइज करेंगे मूवमेंट को। तो ऑल दीज थिंग्स वर अपोज्ड। ठीक, और ये कब हुआ, 63 में जब ये साहब आए। तो ये 63 ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेट करो आप, क्योंकि 7 ईयर बाद भी तो 63 में खत्म हुआ, और दे वर इन नीड ऑफ मनी, है ना। एवरीथिंग, एवरी एक्शन हैज अ रीजन बिहाइंड इट ना। अगर हम उसको ऐसे देखें तो इट विल बी इजी फॉर अस। ठीक, गॉट इट? एनी डाउट? एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? No, sir. ठीक, सो पॉलिसीज ऑफ ग्रीनवाइल इन्वोक्ड अपोजिशन। भाई लोगों ने विद्रोह किया। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अ कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड एट न्यूयॉर्क, इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस, दैट चैलेंज द बेसिक ऑफ टैक्सेशन। उन्होंने कहा था कि हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे आप पे, एंड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो इट वाज इन दिस न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस दे सेड दिस, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कहां चाहिए उन्हें, कहां चाहिए होगा? थिंक, सोचो। पॉलिटिकल स्फेयर में। कौन से पॉलिटिकल स्फेयर में? मतलब अमेरिका में कि ब्रिटेन में? अमेरिका में तो था उनका। दे वांटेड रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि आप हमसे, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो लेकिन हमारा पक्ष रखने वाला तो वहां कोई नहीं है ना। लाइक जब हमारे स्टेट में होता है तो एवरी एमपी इज देयर फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पक्ष रखता है, उसका उसकी तरफ को रिप्रेजेंट करता है। बट दे सेड कि हमें तो आपके पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपका जो मन करेगा आप वैसा टैक्स लगाओगे। तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, गिव अस रिप्रेजेंटेशन, विल टैक्स। तो हम टैक्स को मना नहीं कर रहे थे सर, अभी इस मोमेंट पे वो टैक्स को मना नहीं कर रहे हैं,
दे आर सेइंग नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। गेटिंग द क्रक्स ना, मतलब आप देखो इट्स अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इट इज मोर ऑफ लाइक एनालिसिस करते रहो, बीच बीच में सोचते रहो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी, यही आ जाएगी स्टेटमेंट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज द इग्नाइटिंग फायर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्या लिखोगे उस पर, वो टैक्स नहीं देना था बस, एंड ऑल मना कर रहे थे ऐसे नहीं, तो यू हैव टू एनालाइज इट सम बिट ना, आपको थोड़ा पास्ट, थोड़ा प्रेजेंट, थोड़ा फ्यूचर देना पड़ेगा, व्हाट दे वांटेड, क्यों चाहिए था और क्या चाहिए था, तभी तो 150 वर्ड्स लिखोगे, वरना सच मानो 5-6 लाइन के बाद फिर याद नहीं रहता क्या लिखें, फिर सोचते हैं आंसर के बीच में, अच्छा अब ये तो लिख दिया, अब आगे क्या लिखूं ठीक है, अब ये पीटी में तो आएगा नहीं, इट्स योर मेंस, तो मेंस में वी हैव टू राइट आंसर्स ओनली, तो फैक्ट के साथ वी हैव टू एनालाइज इट, ऐसे नहीं आएगा कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ बताओ, क्वेश्चन मार्क, ही विल ट्राई टू एनालाइज, ठीक। तो फाइनली अंडर प्रेशर स्टैम्प एक्ट वाज रिवील्ड इन 1766, स्टैम्प एक्ट वापस ले लिया, लेकिन एक और भाई साहब आए, ग्रीनवाइल के बाद, आफ्टर ग्रीनवाइल देयर वाज दिस अनदर ब्रिटिश पीएम रॉकिंगम केम, नाम बढ़िया है रॉकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन 1765 टू 1766, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ही सेड दैट ब्रिटिश इन्होंने कहा ठीक है, जब ये आए इन्होंने टैक्स तो वापस कर दिया, मतलब एक नहीं होता कि भाई मान लीजिए किसी ने मुझसे अपनी बात मनवा ली, तो मैं कहूंगा ठीक है मैं बात मान गया, लेकिन तू याद रख के मैं अपनी जब मर्जी हूं मैं तुझसे वो काम करवा सकता हूँ, सेम थिंग ही सेड, कि इन्होंने ये स्टैम्प एक्ट तो वापस ले लिया, वी सेड कि ब्रिटेन कैन टैक्स अमेरिका वेन एवर दे वांट, चलो अभी तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हम चाहे तब हम ले सकते हैं, ये याद रखना, तो ये और इट वाज मोर ऑफ उनको इन्वोक कर गया, तो सेड ही स्टेटेड दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज फुल्ली एम्पावर्ड टू इम्पोज टैक्स, कि ठीक है हमने अभी लिया है वापस ले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्यूचर में नहीं लगा सकते, ठीक है। बट रॉकिंगहम की गवर्नमेंट ज्यादा चली नहीं, गवर्नमेंट सुन पास इट वाज ओनली फॉर 1 ईयर 1765 टू 66 सून फेल, और एक नई गवर्नमेंट आई, विलियम पिट, विलियम पिट से कुछ याद आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट, वो पिट नहीं है लेकिन ये इसका भाई था वो, he was the senior Pitt and he was the junior Pitt, दोनों भाई थे, they were same brother, so विलियम पिट की गवर्नमेंट आई, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टाउनशेंड, तो उन्होंने क्या किया, ही लिवाइड कस्टम ड्यूटीज लगाई इस पे, टी, पेपर, कॉइन एंड मेटल, इन सब चीजों पे कस्टम ड्यूटीज लगाई, एंड दीज आइटम वर इंपोर्टेड बाय अमेरिका फ्रॉम ब्रिटेन, और उसकी कॉलोनीज से, तो कुछ आइटम्स पे उन्होंने कस्टम ड्यूटीज लगानी स्टार्ट की। मेजर इसमें जो दुख का कारण था वो था टी, वो भी आगे जो और दुख बनेगा, जो बोस्टन टी पार्टी भी होगी, बोस्टन टी पार्टी सुना है ना, 3-4 चीजें याद रहती है मेकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बोस्टन टी पार्टी, ये नाम भी ध्यान रखने लगना, मुझे ग्रीनवाइल हो गया, रॉकिंगहम हो गया, जब हम लिखेंगे तो दिस विल इंक्रीज आवर आंसर्स, ठीक। समझ में आया यहाँ तक की क्रोनोलॉजी, क्या क्या चल रहा है, अब टैक्सेशन लग गया, अब हम देखें इमीडिएट कॉस्ट क्या हुआ उसके बाद, अब क्या हुआ, हम विलियम पिट के बाद लॉर्ड नॉर्थ आए, तो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये रहे, तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1770 टिल 17, ये ज्यादा बड़ा हो गया 1782 ये तो कुछ ज्यादा हो गया सर, आप 1000 साल बाद पहुंच गए तो इट इज, इसको कर लेना ठीक है नोट्स में, इट्स 1782। सो अब क्या हुआ, जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी टी पे कस्टम ड्यूटी लग रही थी, और टी कहां से आती थी, सबसे ज्यादा टी कहां है, चाइना एंड इंडिया, है ना, और इसको कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको दर्द हो रहा था उस बात से, क्योंकि अमेरिका ने टी इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, उसने कहा चलो तुम कस्टम ड्यूटी लगाओ, हम वो चीज लेंगे ही नहीं, वी वांट इंपोर्टेड। अब उससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर्ट होने लगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्टोरेज था, उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया था, अगर वो उसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनका लॉस हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया
और उसके बाद इन्होंने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ ने ही सेड कि ठीक है, हम कुछ कंपनीज को ऑथराइज करते हैं जो बिना ड्यूटी दिए, कस्टम ड्यूटी दिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका में टी। अब ये बात भी उन्हें अच्छी नहीं लगी कि आपने एक कंपनी को सिर्फ ऑथराइजेशन दिया है, इसका मतलब यू आर क्रिएटिंग मोनोपोली, है ना। अब एक ही कंट्री है जो बिना ड्यूटी के आ रही है, बाकी कंट्री ड्यूटी के आ रही है, तो ऑब्वियसली he'll have advantage that company, so you are creating monopoly. So Britain PM, due to custom duty TT, tea was stopped being imported by America. अमेरिका ने टी को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, which became a huge disadvantage for East India Company, which had huge stock. So to provide relief to Lord North allowed East India Company to export टी टू अमेरिका विदाउट पेइंग टैक्सेस, के भैया आप इंपोर्ट कर दो, आप टैक्स मत दो। और दिस क्रिएटेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और यही बात भैया उन्हें अच्छी नहीं लगी। ठीक, देन दिस इंसिडेंट हैपेंड बोस्टन टी पार्टी। क्या हुआ था, बहुत सारे लोग आए, बैठ के चाय वाय बनाए, चाय वाय पी। क्या हुआ था बोस्टन टी पार्टी में? हाँ, दैट्स ऑल लाइक कुछ फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं, कुछ रिवोल्यूशनरीज थे जो कुली के भेस में disguised as coolies शिप पे चढ़े and they threw the entire shipment into the sea. So Boston Tea Party political protest in 1773, American colonies frustrated and angry dumped 340 chests of tea imported by British East India Company into harbor. This ये हो रहा है, यहाँ पे फेंक रहे हैं वो, तो बीच बीच में फोटोज देखते रहोगे तो लाइक ओके ठीक चल रहा है, बोरिंग नहीं हो रहा है। तो दे थ्रू एंटायर शिपमेंट इनटू सी। अब इसमें इसमें क्या होगा, अब इसके बाद ईगो हर्ट हो जाएगी। किसकी ईगो हर्ट होगी? ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर की एंड किंग की, किंग जॉर्ज द थर्ड, क्योंकि उस टाइम पे किंग वो है और ये प्राइम मिनिस्टर। भाई ऐसे कैसे एक कॉलोनी हमारे खिलाफ इतना कैसे जा सकती है कि हम किसी चीज को अलाउ कर रहे हैं एंड दे आर कंप्लीटली नॉट फॉलोइंग इट, मतलब बिल्कुल ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। सो this thing Boston Tea Party happened in 1773. Now we are coming closer it. ठीक है, हम 1773 में आ गए, 1775 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करीब आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी तक। अब क्लाइमेक्स आ रहा है सर है पिक्चर खत्म होने वाली है। तो किंग जॉर्ज थर्ड एंड लॉर्ड नॉर्थ टुक दिस इवेंट एज अ चैलेंज, कि उन्हें लगा कि ओके हाउ दे आर डिफाइंग अवर अथॉरिटी, डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ एम्पायर, एंड दे स्टॉप्ड इट स्ट्रॉन्ग मेजर। अब उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेजर लेना स्टार्ट किया। अब उन्होंने क्या किया, बोस्टन पोर्ट को बंद कर दिया, एक एम्बार्गो लगा दिया। जब तक आप उस नुकसान का पैसा नहीं भरोगे तब तक बोस्टन पोर्ट को हम चलने नहीं देंगे। उससे क्या हुआ, जो बोस्टन सिटी थी, पोर्ट सिटी थी, उसका नुकसान हो गया। वहां पे जो लोग जो जिनका धंधा पानी वहां चल रहा था, दे गॉट डिसएडवांटेज, उनका नुकसान होने लगा। ठीक, और क्या किया, एक एडवाइजर्स होते थे हमेशा हर कॉलोनी के, वो क्या होते थे, वो पहले इलेक्टेड होते थे, बट अब क्या कहा उन्होंने कि भाई ये इलेक्शन बंद होगा, अब ये डायरेक्टली अपॉइंट होंगे एम्परर के द्वारा। किंग जॉर्ज सेड कि अब मैं ही अपॉइंट करूंगा ये एडवाइजर जो है, तो बहुत इलेक्शन खेल लिया तुमने, अब नाउ आई विल सेंड, जैसे हमारे यहाँ आते थे वाइसरॉय एंड ऑल, ठीक है, अब हम भेजेंगे। तो पहले ये हुआ। दूसरा, एडवाइजर्स जो इलेक्शन होता था वो अब डायरेक्टली अपॉइंट होगा। तीसरा, उन्होंने क्या किया, डिप्लॉयमेंट ऑफ जो ब्रिटिश ट्रूप्स को, अब क्या था, अमेरिका हमेशा कहता था कि अब हमें आपके ट्रूप्स की जरूरत नहीं है, यू आर अननेसेसरी डिप्लॉय कर रहे हो आप, अब देयर इज नो नीड टू डिप्लॉय योर फोर्सेस, एंड आप फोर्स डिप्लॉय करोगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वी डोंट वांट योर फोर्सेस, आप उसको कम कर सकते हो। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने क्या किया कि ये तो जस्टिफाई है कि आप, अब वहां पे क्या हो चुका है, द रिबेलियन हैज स्टार्टेड, यू आर यूजिंग वार एज अ मेजर, कि आपने चैलेंज कर दिया अथॉरिटी को, तो अब वो जस्टिफिकेशन देने लगे अपने ट्रूप्स का। ठीक, स्ट्रॉन्ग मेजर्स हुए, बोस्टन पोर्ट को बंद कर दिया, ठीक है, आर्मी को ला दिए और एडवाइजर्स का इलेक्शन खत्म कर दिया। तो उसके बाद देयर दिस फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होगी इसके खिलाफ, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। तो पूरा जो कॉन्टिनेंटल है उनकी कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस मतलब, कांग्रेस का मतलब क्या है, पार्टी पार्टी नहीं है यार,
गैदरिंग ऑफ पीपल, कांग्रेस का मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई कब हुई? 1774 में। इस कॉन्फ्रेंस का दो मकसद था। सबसे पहले तो वो सिंपैथी शो करना चाहते थे कि ये सब हुआ था मैसाचुसेट्स में, मैसाचुसेट्स में हुआ था कि दे आर विद मैसाचुसेट्स, कि हम उनके साथ है, उन पे जो आर्मी वहां पे जो कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी जो लोगों को दिक्कत हो रही है, वी स्टैंड बाय देम। तो सारी कॉलोनीज जितनी भी 13 कॉलोनीज थी वो साथ में आई कि वी आर विद यू, तो टू शो देयर सिंपैथी और टू के वी स्टैंड बाय यू, तो वो यहाँ है। तो कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड एंड अदर कॉलोनीज टू सपोर्ट मैसाचुसेट्स एट फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में हुई थी, ये भी याद रखना है कहाँ हुई थी, इट वाज हेल्ड इन फिलाडेल्फिया। इट डिमांडेड, उन्होंने वहां पे दो डिमांड रखी, इंटरनल ऑटोनॉमी, भाई हमें इंटरनल ऑटोनॉमी जो पहले थी वही दो, और डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड, और कहा कि धमकी, एक धमकी दी, विल बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, अगर आप ये नहीं दोगे तो हम ब्रिटिश गुड्स को यूज नहीं करेंगे। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1774 फिलाडेल्फिया, गिव अस इंटरनल ऑटोनॉमी, वी आर विद मैसाचुसेट्स, एंड इफ यू डोंट गिव अस दिस इंटरनल ऑटोनॉमी वी विल नॉट ट्रेड विद यू एंड वी विल नॉट यूज ब्रिटिश गुड्स नाउ। ठीक, अब बस अब उसके बाद 1775 में दिस वाज द इग्नाइटर, ये था चिंगारी की तरह जिसने काम किया अप्रैल 1775। इट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट वी कैन से। अब ब्रिटिश आर्मी को पता चला कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हथियार इकट्ठे कर रखे हैं। ब्रिटिश आर्मी लर्न दैट रेबल्स हैड अमास आर्सेनल नियर कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड एक जगह है कि वहां पे उन्होंने कुछ आर्सेनल, कुछ हथियार जमा कर रखे हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया रेड करने के लिए। तो जब ब्रिटिश ट्रूप क्लैश विद पैट्रियोटिक फोर्सेस, जब वो वहां पहुंचे कॉनकॉर्ड में, वहां दे डिफेंडेड, पैट्रियोटिक फोर्स जो वो थे अमेरिका, उन्होंने डिफेंड किया अपने आप को, और उस डिफेंड में फिर वो कॉनकॉर्ड से लड़ाई लेक्सिंगटन पहुंच गई। तो दैट्स व्हाई बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड वहां पहुंच गई, और जिसमें ब्रिटिश फोर्स बस मतलब दे नैरोली एस्केप्ड, बट दे वर डिफीटेड वेरी बैडली इन दैट रेड। उन्हें पता नहीं था कि मतलब दैट फोर्स वाज दैट मच बिग। तो यहाँ पे देखो ये है, ये लड़ रहे हैं, ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग। तो इसके बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद बैटल ऑफ बंकर एंड ऑल दिस थिंग इवेंचुअली देयर विल बी दिस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से दिस इंसिडेंट इज यूजुअली टेकन एज द बिगिनिंग ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, एक मिनट रुक जाओ, लास्ट हो रहा है। दिस सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई, दिस हैपेंड इन May 1775। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई फिलाडेल्फिया में। इसके प्रेसिडेंट थे जॉन हैंकॉक, और इन दिस कांग्रेस ये डिसाइड किया कि अब हम फोर्स का यूज करेंगे, वी विल यूज फोर्स टू कंजर्व अवर इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस बचाने के लिए हम लड़ाई करेंगे। तो इट वाज लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वार। सो जॉन हैंकॉक प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के, और इस कांग्रेस में जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया गया अमेरिकन फोर्सेस का। जॉर्ज वाशिंगटन विल बी द कमांडर इन चीफ। इन दिस कांग्रेस इट वाज डिसाइडेड दैट आर्म्स विल बी यूज्ड टू डिफेंड फ्रीडम, कि अब हथियारों का इस्तेमाल होगा। अब बहुत हो गई बातचीत, अब होगी मारपीट। फिर कांग्रेस, अब ये कांग्रेस का एक गवर्नमेंट की तरह काम करा इस कांग्रेस ने 1775 to 17 ammunition they were exporting, they were importing from other nations. किनकी इंटेलिजेंस? ब्रिटेन की। हाँ हाँ, वो रेस्ट्रिक्शन फुली तो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ना। ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल एंटायर अटलांटिक ओशन। यू थिंक यू कैन कंट्रोल एंटायर अटलांटिक? हमसे इंडियन ओशन नहीं कंट्रोल पा, वो भी उस टाइम पे 18th सेंचुरी में, बिना टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा अटलांटिक ओशन आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमेशा तो वो चलता रहा, दे वर इंपोर्टिंग दिस वेपन्स एंड एम्यूनेशन, वो चलता रहा, ठीक है ना। क्योंकि आप पूरा तरीके से कंट्रोल, यही गलती करी थी पोर्चुगीज ने। पोर्चुगीज इंडिया में आए थे, उन्होंने कोशिश करी वाटर पे कब्जा करने की, है ना, कि अगर हम रूट पे कब्जा कर लेंगे तो हम ही मेन रहेंगे इंडिया में। और ब्रिटिश ने कब्जा किया लैंड पे, कि हम लैंड को कंट्रोल, लेकिन वाटर पे तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। यू कैन नॉट कंट्रोल एंटायर इंडियन ओशन। वो यहाँ पे था, तो दे वर गेटिंग वेपन्स। ठीक, तो ऑन 4 जुलाई 1776 दे अडॉप्टेड फेमस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन, ठीक है।
और बाद में ये जो ग्रुप थी, कॉन्फ्रेंस थी, दे वर्कड एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। ठीक, तो यहाँ से भी उसके बाद 2-3 लड़ाइयाँ होंगी, बंकर हिल वगैरह, फिर लास्ट में डेल बी बैटल ऑफ यॉर्कटाउन। यॉर्कटाउन में जॉर्ज वाशिंगटन विल डिफीट कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस हारा हुआ, कॉर्नवालिस हमारे यहाँ आएगा अपनी खुंदस निकालने, विल कम टू इंडिया। वहां में हार गया, यहाँ फिर वो अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, he'll remove his frustration or spend his frustration on India. So this will happen and then we'll analyze it and all. So up till clear? Any doubt? Anything? Online class? बच्चों? No, sir. No clear? All clear, सब गायब। कुछ समझ नहीं आया। चलो try to read it once, ठीक है? You have this PDF with you, इसको पढ़ के आना। अगर देखो टाइम बचाना है तो गेट इट प्रिंटेड आउट, इसको प्रिंट आउट निकालो, ज्यादा नहीं है, 10-11 पेज ही होंगे। प्रिंट आउट निकलवा के अंडरलाइन करके हैव इट अ लुक एंड विल डिस्कस टुमारो। फिर अब हम एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए एनालिसिस इसके बाद की बातें हैं, और एक एनालिसिस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी एनालिसिस, ठीक? क्योंकि वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑलराइट, ठीक, ओके क्लास, थैंक यू।